ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आइए, आपका स्वागत है आज की इस कक्षा में। नमो नमः जी। जी नमो नमः। नमो नमः आचार्य। जी जी नमो नमः। चलिए जी, आरंभ करते हैं। सत्यम जी तैयार रहिए। आज हम चर्चा करने वाले हैं खस और खच प्रत्यय के विषय में, जो कि इस पूर्व कृदंत प्रकरण में पढ़े गए हैं। और आज हम एक और इसी संदर्भ में विशेष चर्चा करना चाहेंगे, कुछ सूत्र क्रम को लेकर के भी। बहुत सारे संस्करणों में यहाँ पर यह पाठ बिल्कुल अलग अलग तरीके से है। कुछ सूत्र कहीं पढ़ दिए हैं, कुछ सूत्र कहीं पढ़ दिए हैं। तो दूसरा, आज हम कुछ पाठ भेद को लेकर के भी चर्चा करेंगे कि कुछ सूत्रों का पाठ कहीं कर दिया है, क्या उसका सही जगह क्या होनी चाहिए थी, जो कि आपके खस प्रत्यय के विषय में बताया जाएगा आपको। और यह ऐसी चर्चा है मित्रों कि इस जो सूत्रों के पाठ को इधर उधर पढ़ने की चर्चा भैमी व्याख्याकार ने भी नहीं की है। मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों नहीं की। क्या उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी में, कौमुदी के जो विभिन्न संस्करण हैं वो नहीं देखे क्या? उनमें जो सूत्र क्रम है इस तरीके से क्यों दिया इस आत्मा ने खसचय सूत्र का क्रम? तो इस सभी पर हम चर्चा करेंगे। आप इसे सुनिएगा। खूब हमने इस पर चिंतन किया है और आपको मूल तो पढ़ाते ही हैं, साथ में हम कुछ विशेष बात भी आपको बताते हैं जो कि आपके लिए चिंतनीय हैं और जो कि इस लघु सिद्धांत कौमुदी के पाठ को और भी सरल करती हैं। ऐसी बातों का हम चिंतन करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं खस प्रत्यय को। इसके बाद आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्र दिया गया एजे खस। यह सूत्र खस प्रत्यय विधायक सूत्र है। सूत्र का यह अर्थ होता है ण्यंताद एजे खस्या। ण्यंत धातु से, ण्यंत कौन सी? एजे, एजरी कंपने धातु है यह। इससे खस प्रत्यय का विधान किया जाता है। एजे को, एजे का अर्थ हम ण्यंत ही क्यों ले रहे हैं, इसमें व्याख्यान आचार्यों के प्रमाण हैं। हालांकि एजे यह जो रूप है एक अस्तिपौ धातु निर्देश से, इसके आधार पर एक प्रत्यय होने पर भी बन सकता है, लेकिन शुद्ध एजरी धातु का ग्रहण नहीं है, यहाँ पर ण्यंत धातु का ग्रहण है। और इस सूत्र के द्वारा खस प्रत्यय का विधान किया जाता है। मित्रों, खस प्रत्यय में और खच प्रत्यय में समानता क्या है, अर्थात ऐसे कौन से कार्य हैं जो इन्हें समान होंगे और ऐसे कौन से कार्य हैं जिनके कारण खस और खच प्रत्यय बिल्कुल अलग अलग होंगे। इस सब पर भी थोड़ा प्रासंगिक है, चर्चा कर ही लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिएगा कि आपका जो खस प्रत्यय है या आपका जो खच प्रत्यय, जस्ट अभी हम आगे प्रिय वसे वदह खच इस सूत्र के द्वारा विधान करेंगे। खच प्रत्यय के लिए एक ही सूत्र वरदराजाचार्य जी ने उद्धृत कर रखा है इस लघु सिद्धांत कौमुदी में। तो दोनों के खकार की संज्ञा होती है। तो आपका जो खस प्रत्यय है वह भी खित है, क्योंकि जिसके खकार की संज्ञा होगी वो प्रत्यय हो जाएगा खित। तो आपका खस प्रत्यय क्या है? खित। और जो खच प्रत्यय क्या है? खित। खित कर तो दोनों खित हैं। खित होने पर क्या होता है, इसके अलग अलग कार्य हैं मित्रों। खित होने पर पाणिनि जी ने कहीं तो अरुज दुसजंत मुम द्वारा मुम का विधान किया गया है,
कहीं खित्ती अनभ्यस्य सूत्र द्वारा जो एक आगे पढ़ोगे उसके द्वारा ह्रस्व का विधान किया गया है। यह खित के कार्य दर्शाए गए हैं। और समानता क्या है कि इन दोनों जो प्रत्यय हैं खस और खच, दोनों का आकार मात्र ही शेष रहता है। मित्रों इस बात को याद रखिए, दोनों का आकार ही शेष रहता है। अब आप देखिए पाणिनि जी की विरलता, पाणिनि जी का गांभीर्य चिंतन कि पाणिनि जी ने एक ही आकार को कभी तो क के रूप में पढ़ा, कभी अण के रूप में पढ़ा, कभी ट के रूप में पढ़ा, और अब पढ़ रहे हैं खस और खच के रूप में। प्रत्यय तो उन्हें एक अ ही विधान करना है, लेकिन उसके साथ कुछ अवान्तर कार्य विधान करने होते हैं, इसलिए वो इसे अलग अलग रूपों में पढ़ते हैं। तो खस और खच प्रत्यय की आपने समानता और विषमता जानी। एक चीज और समझिएगा, अब मैं इनके अंतिम अनुबंधों की बात कर लेता हूं। खस में जो सकार है मित्रों, यह इत संज्ञक हो जाता है, तभी ना आकार बचता है। तो सकार होने से खस प्रत्यय सित होगा। याद दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, खस प्रत्यय शित होगा, और जो धातु से विधान किए गए प्रत्यय शित होते हैं वो सबके सब सार्वधातुक संज्ञक होते हैं। तो जहां एक तरफ खस प्रत्यय सार्वधातुक संज्ञक है, तो वहीं खच प्रत्यय आर्धातुक संज्ञक है। ये बात आपको समझनी चाहिए। यहाँ पर खच प्रत्यय के चकार की संज्ञा होती है, प्रत्ययों के चकार की संज्ञा होने से वो प्रत्यय चित कहलाएगा। खच प्रत्यय यहाँ चित है तो उसके अलग प्रयोजन है। तो आपको जो यहाँ के लिए विशेष जानना प्रयोजन है कि खस सार्वधातुक संज्ञक है, तो सार्वधातुक प्रयुक्त जो भी कार्य धातुओं से विधान किए गए हैं वो इससे बराबर होंगे। तो चलिए मित्रों रूप सिद्ध कर लेते हैं। आपने ण्यंत एजरी धातु से खस प्रत्यय कर लिया। पहले पर हम कर लेते हैं कुछ एक विग्रह, क्योंकि यहाँ पर यह रूप दिया गया है जन्म ए जयती जन्मे जया, यह बनाना है। तो जन्म ए जयती यह विग्रह रहेगा। यहाँ पर ए जयती का जो एजय है रूप, यह खस प्रत्यांत है, हम कहें कि कृदंत है। अतः कृदंत के कारण कर्तृकर्मणो कृति द्वारा षष्ठी हुई, अतः हम विग्रह ऐसे करेंगे। इसका जो अलौकिक विग्रह है जनंगश, और एजरी धातु है ना ये, और वो ण्यंत है, अतः मैंने इसमें जो इकार जोड़ा है एजी में, वो णी का इकार जोड़ा है, जिससे आप समझ सकें कि यह जो है ण्यंत एजी धातु की बात हो रही। तो एजी और खस, और एक खस प्रत्यय कर दिया ण्यंत से। ण्यंत का मतलब वही है मित्र जो आप ण्यंत प्रक्रिया में पढ़ चुके हो, पाठयति, जैसे पठ से पाठयति रूप बनाते हो वही। तो आपकी स्थिति हो गई जन नस एजी, मतलब एज ऋण्यंत धातु है एजरी, और खस प्रत्यय कर लिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, खस प्रत्यय आपका सित है, सित होने से सार्वधातुक संज्ञक है। सार्वधातुक संज्ञा होगी तो कर्तार्थ में ही प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। खस प्रत्यय कर्ता अर्थ में हुआ है ना, ये हमने लिखा है ना, कर्तरी खस खच प्रत्ययोर निरूपण, कर्तरी कर्तार्थ में विधान है। मित्रों हम कर्तार्थ की प्रत्यय पढ़ रहे हैं डबल त्रिचय से, यहाँ पर और किसी का अभी तक वर्णन नहीं आया, अभी तक कर्तरी प्रत्यय ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अब जब हम कर्तार्थ में प्रत्यय हुआ ये जान लिया, तो कर्तरी सब कर्तर्थक सार्वधातुक परे रहते धातु से सब हो जाता है। तो आपने सब कर लिया, तो ण्यंत धातु है ही, तो जन नस एजी सब का आकार सामने पड़ा है अ, और ये दूसरा वाला अ खस प्रत्यय का है। तो ये स्थिति हो गई। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, एजी धातु ण्यंत जो एजी धातु है उसके इकार को सार्वधातुक आर्धातुकों से गुण कर लीजिएगा इकार। तो जनंगस एजी, पहले इधर हम कार्य कर रहे हैं धातु में, इधर कार्य किए जा रहे हैं सबके सब, इस साइड में धातु संबंधित है। समास समास का भी बाद में देख लेते हैं, पहले इस हमको
एजय बनाना है, क्योंकि पहले हम कृदंत बना लें। जब कृदंत बना लेंगे तब हम उपपदमतिंग से फिर समास विधान कर लेंगे। तो ए जे स्थिति हुई आपकी, ए जे अ और अ। पहला वाला अ सबका है, दूसरा वाला अ खस का है, ये याद रखिए। अब दोनों आकारों का क्या कर लीजिएगा, पर रूप। अतो गुणे, अपदांत आकार से गुण के परे रहते पर रूप होता है। दोनों आकार एक आकार बन गया। पर रूप करने के बाद जो एकार है ना जे का, तो एचो वायावा इस नियम के द्वारा उसको अय कर लीजिएगा तो ये एजय बन जाएगा। अब आपकी स्थिति हो चुकी है जनंगस एजय। अब यहाँ पर समास कर लेंगे आप उपपदमतिंग सूत्र द्वारा। मित्रों, समास की प्रक्रिया में आगे कहेंगे जो भी है, लेकिन अभी यहाँ पर आप केवल मोटा मोटी रूप से भैया समझे रहिए, समास हो गया इतना मात्र जाने रहिए। समास हुआ जनंगस इसका एजय इस कृदंत के साथ। समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति जो ngस है वह परलोक को सिधार गई, अर्थात उसका लुक हो गया। इसके बाद आप जन एजय, यह जब ऐसी स्थिति हो जाती है विभक्ति लुक के अंतर, अब यहां पर यह सूत्र प्रवृत्त होता है द्विषदजन्तस्य मुम। इस सूत्र के द्वारा मुम का विधान किया जाता है। मुम एक आगम है। सूत्र किन किन को करता है, तो सूत्र पहले कहता है अरुष, अरुष शब्द को मुम होगा। द्विषतः, और एक शब्द है आपका द्विषा, तो इस द्विषत शब्द को मुम होगा। और अजंतस्य, और अजंत शब्द को मुम होगा, अजंतों को। परे क्या होना चाहिए, यह विशेष है, खिदंते परे। खिदंते परे का मतलब ऐसा प्रत्यय परे हो जो खित हो। तो खित प्रत्यय आपका एक खस है, क्योंकि इसके खकार की संज्ञा हुई है। और आप एक खित प्रत्यय पढ़ोगे इसी में खच, वो भी खित है। तो इन प्रत्ययों के परे रहते आपको मुम करना है। ये मुम आगम है, अंत्य से परे बैठेगा। विधान किसको किया गया, अजंत को। आपका यहाँ पर जो ज न, यह जो पूर्व में है, जो कर्म पूर्व में है जन, यहाँ नकारोत्तरवर्ती आकार के बाद में मुम बैठाना है, मृत चुन्त्यात परा, इस नियम से। तो स्थिति हो जाएगी जन मुम एजय, मुम का बचता है म, तो जन म एजय। और वर्ण सम्मेलन जब आप करेंगे तो वहां जन में जय ऐसा रूप बन जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है कि जो लोगों को कंपा दे उसे कहेंगे जन्मेजय। पौराणिक कथाओं के अनुसार जन्मेजय परीक्षित जी के पुत्र हैं। आपने कथा श्रीमद् भागवत में भी पढ़ी है, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ की स्थिति, जन्मेजय आपका बन गया। चल अब आगे बढ़ते हैं। आगे है अग्रिम सूत्र, प्रिय वशे वदह खच। इस सूत्र का अर्थ कुछ दिया नहीं। क्यों नहीं दिए हैं, ठीक है, सूत्रकार इसलिए नहीं दिए कि सूत्र से गतार्थ है, इसलिए नहीं दिए हैं। तो इसका अर्थ ऐसे आपको समझना चाहिए, प्रिय वशे अर्थात प्रिय और वश, इन दो शब्दों के कर्मोपद रहते वद धातु से खच प्रत्यय हो जाता है। एक खच प्रत्यय है, याद रखिए। पुरुषोत्तम जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताएं जी। जी नमो नमः। नमो भैया नमः। वो छूट गया है, वो सित्वात सवादी जो वो है वो छूट गया, उसके अच्छा, बारे में उसका थोड़ा आप। व्याख्यान कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो मैं उसके बारे में कह चुका, बस इसको कह न सका यहाँ। सित्वात सवादी, छवादी मतलब सवादी, वो संधि का कार्य हो गया है, सा को छा समझना है। सित होने से अर्थात खस प्रत्यय आपका शित है, इसके सकार की संज्ञा है, क्योंकि अमात्र बचता है ना इसका ऐसा। तो जिससे सप इत्यादि हो जाएंगे। आदि से मतलब क्या है, जो जो धातु भ्वादि गण में पठित है उनसे सप होगा। यदि कोई धातु
दिवादी गण में पठित होगी, उससे यह खस प्रत्यय कर रहे हो, ठीक है, तब ऐसी धातु से क्या होगा, स्यन होगा। तो जिस गण में जो धातुएं पढ़ी गई हैं उनसे वैसा विकर्ण होगा। हालांकि आपका जो खच और खच जो प्रत्यय है ना, इनका बड़ी ही लिमिटेड धातुओं से विधान है। ऐसा नहीं कि धातु मात्र से विधान हो। जैसे एजे खस केवल एजरी धातु के लिए कहा, कंपनार्थ। प्रिय वशे वदह खच, यहां पर इसने केवल वद धातु ली, ठीक है। उसके बाद आत्ममाने खश्च में भी आप देखेंगे मन धातु है केवल। तो बहुत ही लिमिटेड धातुओं से है, पर जैसा कार्य होगा, शित्वात सप हो जा तो सप हो जाए, यदि अन्य कोई विकर्ण हो सकता है तो वो हो, उसमें वो नहीं है, ठीक है। ये इसकी व्याख्या है शित्वात सप आदि। आगे बढ़े अब पुरुषोत्तम जी। जी भैया। अब हम पढ़ रहे हैं प्रिय वशे वदह खच। प्रिय कर्मोपद रहे या वस कर्मोपद रहे तो वद धातु से खच प्रत्यय हो जाता है। सूत्र वृत्ति से ही अर्थगतार्थ, वो सूत्र से ही अर्थगतार्थ तथा वृत्ति नहीं लिखी, दो उदाहरण जरूर दे दिए, प्रियम वदह और वशम वदह, ये दो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो कैसे बनेंगे ये मित्रों, प्रक्रिया बड़ी ही सरल है, इजी है एकदम। प्रियम वदती ऐसा विग्रह कर लीजिएगा, और हमेशा लौकिक विग्रह करते हो तो ऐसे ही समझिएगा कि प्रिय नस और वद से खच प्रत्यय कर लिया। यहाँ पर जो ngस आता है ना अलौकिक विग्रह में, वो कर्तृ कृति से षष्ठी के कारण आता है, नहीं तो वो अम है वस्तुतः। ये कर्म में हुआ है, ये है कर्म में, अनुक्त कर्म में ये षष्ठी का विधान किया गया है ना, अतः वह द्वितीया नहीं होती। हाँ, वहां जरूर सुनाई देती है आपको प्रियम वदती, क्योंकि यहाँ पर वदती जो शब्द है वो तिङंत का है, तब वहां द्वितीय सुनाई देती है। लेकिन वदह जब कहोगे तो उसके साथ वो कर्म में, जो कर्म है वो षष्ठी में बदल जाएगा। तो चलिए प्रिय अंगस वद खच, ये स्थिति हो गई। अब क्या करिए, तो अब यहाँ पर आपको करना है कि वद खच, खच का बचेगा आ, तो वद आ, वद धातु कहाँ पढ़ी गई है, जहां भी ये पढ़ी गई हो उसका यदि विकर्ण प्रत्यय आप इससे क्या कर पाओगे, क्या नहीं, खच के परे रहते कोई विकर्ण प्रत्यय नहीं कर पाओगे। क्यों कि ये शित थोड़ी ना है, जो शित था वो तो खश था, ये खच सित नहीं है, तो सवादी आप नहीं कर पाओगे। जो सित्वात सवादी आप खस प्रत्यय के परे रहते करते, यहाँ नहीं कर पाओगे। इसलिए यही स्थिति रहेगी, बद के बाद अ जो बचा है वो खच प्रत्यय का आ है। तो स्थिति हो गई आपकी वद अ, और इधर क्या करिए, प्रिय के साथ समास करिए, विभक्ति का लुप्त कर दीजिए। तो प्रिय वद अ, और ये म कहाँ से आ गया, आप ये जान ही रहे हो कि मुम हो जाता है, अरुज दुसजंतस्य मुम, खिदंत के परे रहते, खच सित भले न हो लेकिन खित तो है ये, तो खकार की संज्ञा होने से खित कहलाया, तो यहाँ पर इसे मुम कर लिया है, मुम का ही म बचा है। तो स्थिति हो जाएगी प्रिय म वद, और मकार को अनुस्वार कर लीजिएगा, पर श्रवण इसलिए नहीं हो पाएगा, पर सवर्ण हो पाएगा कि नहीं, वह परे है, क्योंकि य व हो तो जाएगा लेकिन वैकल्पिक विधान है पर सवर्ण का, है ना, प्रियम बदा, हो तो जाएगा लेकिन विकल्प से विधान है, समझिएगा। तो यहाँ पर नहीं किया गया क्योंकि यह के परे रहते होता है पदांत में पर सवर्ण विकल्प से। तो प्रियम वदह एक तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और यदि स्त्रीलिंग में बनाना चाहते हो तो प्रियम वदा बनेगा, ठीक है, यह स्थिति रहेगी। तो आगे बढ़े फिर इसी तरीके से प्रियम वदती का मतलब प्रियम वदा का जो अर्थ है कि प्रिय बोलने वाला, यदि प्रियम वदा रहेगा तो प्रिय बोलने वाली,
ये कर्ता अर्थ में प्रत्यय हो रहा था। विग्रह को रखिए प्रियम वदति, जो प्रिय बोले वह प्रियम वदा, इसलिए तो प्रियम वदा, यह रूप बनेंगे आपके। ठीक है। हाँ ये में आ तो जाता है, ये कर सकते हैं वैकल्पिक विधान। चलो, वशम वदः भी ऐसे ही बनेगा। वहां पर वशम वदति, जो वशम वदति मतलब अधीनस्थ होकर के जो बोलता है, तो बिल्कुल यही प्रक्रिया करके आपको वशम वदति थी वशम वदः बना लेना है। यहाँ पर वश पूर्व में है और ये म कहां से आ गया, मुम का आगम हो गया, तो वशम वदः बन गया। ठीक है। तो ये प्रक्रिया आपको याद रखनी है। आइए इन दोनों की सिद्धि भी देख लेते हैं, और आपने जो पहला रूप पढ़ा उसकी भी सिद्धि देखते हैं। चलो, हमने कुछ यहाँ पर स्क्रीनशॉट संकलित किए हैं। सबसे पहले तो हम रूप सिद्धि देखेंगे, तब कुछ विशेष बात बताते हैं। तो जन्मेजय कैसे बनाया वो देखिए। कहा कि जन्म इति कर्मण्यपदे एजी इति ण्यन्तात् धातोः एजे खस इति खसि स्वस्य सस्य चेत संज्ञायाम, उसके खुद सकार की संज्ञा हो गई, लोप हो गया। सार्थिंसित सार्वधातुकम इति खसो अकारस्य सार्वधातुक संज्ञायाम तस्मिन् परे कर्तरि सप इति सपि सपयोरित संज्ञायाम लोपे, और उसके बाद है लोपे च सपो अकारस्य सार्वधातुकत्वात् एजे ऋकारस्य गुणे, एजरी धातु के इकार को हो जाएगा गुण। और उसको अयादे से उपपद समास से सुप का लुकी, तो जन एजय इति भूते, ऐसी स्थिति होगी। फिर आपको करना है अरुद्ध दुषजंतस्य मुम, इससे मुम करिएगा तो खिदंते एजय इति उत्तर पदे अजंतस्य जन इत्यस्य मुमागमे और उमीगते मस्य अनुस्वारे परसवर्णे च कृते। अरे ये क्या कह रहे हैं, अनुस्वारे परसवर्णे, थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखिए ए जय जो आगे परे है, ध्यान दीजिएगा सभी पाठक गण, ए जय इधर अच परे है। ठीक है। तो यहाँ पर मकार को अनुस्वार किससे करोगे? सबसे पहली बात, क्योंकि मोनुस्वारा करके मांत पद को जो अनुस्वार होता है वो हल्के ही परे रहते होता है। तो ये अनुस्वारे परसवर्णे चक्रते यहाँ के लिए नहीं लिखा इन्होंने, ये ऐसी जगह के लिए है जहां पर यह परे हो, वहां के लिए। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गई है भैया। इस टीका में सुधा व्याख्या में मैं कई बार कहता रहा हूँ कि इसमें थोड़ा ऐसी दिक्कतें हैं। तो चलिए आगे बढ़े, मेरी बात को आप समझ गए होंगे। हाँ हूँ कर दिया करिए बीच में, जिससे मुझे पता चले हो रहा है कुछ। चलिए अब आगे है, तो जन्मेजय फिर कैसे बनाना है, आपको अनुस्वार प्रश्रवण के बिना ही जन्मेजय सिद्ध हो जाएगा। अब आइए, प्रिय वसे वदह खच, इससे खच प्रत्यय समझते हैं कैसे और क्या रूप बनते हैं। इसका उत्तर ऐसा इसका अर्थ ऐसा दिया कि प्रिय वसे च कर्मण्युपपदे वद धातो हो खच इत्यर्थ, खच प्रत्यय हो जाता है। तो प्रियम वदती थी, तो प्रियम इति कर्मण्युपपदे वद धातो हो खसी खचय और लोपे उपपद समासे सुपो लोकी अर्जुसजन्तस्य मुम इति खिदन्ते वद उत्तर पदे पूर्व पदस्य प्रीत्यस्य मुमि उमी गते अनुस्वारे पर सवर्णे चक्रते। हाँ इन्होंने तो ऐसा रूप दे दिया है ना अनुस्वार परश्रवण वाला। हाँ यहाँ पर हो जाएगा अनुस्वार परश्रवण, तो प्रियम वदा बन जाएगा और वैसी सिद्धि हो जाएगी। और बिंदी वाला भी सही है, दोनों ही रूप सही होते हैं। ठीक है, क्योंकि विकल्प से होता है परश्रवण। उसके बाद एवं इसी तरीके से वसम वदती थी वसम वदा त्रापी बुद्धिम, यहाँ पर भी ऐसे ही बना लीजिएगा। ठीक है मित्रों, तो ये थी यहाँ की प्रक्रिया, दोनों की आपने ये जानी। अब आइए ऐसी बात पढ़ते हैं जिसका चिंतन किसी टीकाकार ने किया नहीं, पर जब व्यक्ति कई सारी पुस्तकों से पढ़ता है और गुरुओं के दिए हुए ज्ञान का जिसके मन में संचार होता है,
तो ऐसी बात स्वाभाविक रूप से निकल के आती है। अब यहाँ पर हम जो आपको बताना चाह रहे हैं वो दो प्रकार के कुछ एक पाठ आपको दिखा दें। पहले हमने अपनी इस स्लाइड में सबसे पहले तो स्लाइड में ही कुछ पाठ दिखाएं। इस अब हमारे इस स्लाइड को आप देखेंगे, यहाँ पर एक सूत्र यह उद्धृत किया हमने, इसके बाद आत्ममाने खश्च, ये सूत्र उद्धृत किया। लेकिन टीकाओं में मतलब और जो संस्करण है, आप सभी के पास, किसी के पास गोविंदाचार्य जी का संस्करण होगा, किसी के पास गीता पुरस्कार का संस्करण होगा, किसी के पास धरानंदी रखी होगी, है अलग अलग पुस्तकें मित्रों होंगी। यहाँ संस्करणों में मुझे कुछ पाठ भेद दिखा। किसी के पास सुधा व्याख्या वाला संस्करण होगा, यहाँ पर मुझे पाठ भेद दिखा। क्या कि आपके पास मैंने जिन जिन पुस्तकों का भी नाम बोला है उनमें प्रिय वशे वदह खच, इस सूत्र के बाद जो सूत्र दिया है वो दिया है अन्येभ्योपि दृश्यन्ते, ऐसा सूत्र दिया है। आत्मनि खश्च यह सूत्र नहीं दिया है। लेकिन किन्हीं किन्हीं संस्करणों में जैसे सुधा व्याख्या जो है उसमें आत्ममाने खश्च इसी सूत्र को यहाँ पर उद्धृत किया है। अतः हमने यहाँ पर एक लाइन लिखी कि क्वचित संस्करणेषु इदम सूत्रम, इदम मतलब आत्माने खश्च, यह जो सूत्र है मनः सूत्रात् परम वर्तते, आगे इसी में आने वाले मनः सूत्र के बाद में दिया गया है। ठीक है, हम आपको दिखा भी देते हैं कि कहाँ दिया गया है। सबसे पहले तो ये जो हमने अभी तक बात कही, इस बात का आप गीता प्रेस के संस्करण में अवलोकन कर लीजिए। हम उसे यहाँ पर आपको दिखाते हैं। गीता प्रेस के संस्करण में क्या पाठ का क्रम है ये आप देखिएगा स्वयं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसा कि ए जे खस है, फिर अर्जुदुसंतस्य मुम, यहाँ तक तो कोई बात नहीं, और प्रिय वसे वधा खच, यहाँ तक भी कोई बात नहीं। लेकिन अब इसके बाद जो सूत्र है वो है अन्येभ्योपि दृश्यन्ते। ध्यान देखिए, अन्येभ्योपि दृश्यन्ते यह सूत्र है, और न कि जो हम सूत्र भी आपको स्लाइड में दिखाए हैं आत्ममाने खश्च, वह सूत्र यहाँ नहीं है। वो सूत्र आगे है, इसमें आगे चलते चलिए। नेडवसीकृति विडोनुस्याता कोई सुप जातुने चिल्लिए ऋणी के प्रकरण में है मना, और मना के बाद है आत्ममाने खश्च यह सूत्र। तो मित्रों यह जो सूत्र है आत्माने खश्च, इन्होंने यहाँ पढ़ा गीता प्रेसकार ने, और गीता प्रेसकार ने ही नहीं, भैमी व्याख्या के संस्करण में भी इसी जगह पर है, और कोई टिप्पणी नहीं गोविंदाचार्य जी ने लिखा, वहां पर भी जैसा गीता प्रेस में है वैसा ही लिखा, और शिवदत्त शर्मा दाधीमत वाले संस्करण में ऐसा ही था। खेमरा श्री कृष्णदास का जो एक संस्करण है उसमें, और बहुत सारी किताबों में, मैं कहाँ तक कहूँ, बहुत सारी किताबों में इस क्रम का पाठ है। लेकिन हमारे पास कुछ अन्य संस्करण भी हैं जिसमें यह पाठ थोड़ा इस तरीके से दिया है। आपको यह भी अवलोकन जरूर कर लेना चाहिए। शायद आपके पास ये संस्करण न हो, लेकिन ये संस्करण मैंने आपको बहुत पहले भेजे थे ग्रुप में। तो इस तरीके का पाठ मिलता है। हम आइए सबसे पहले तो देखते हैं अपने चेन्नई वाले प्रसिद्ध संस्करण, इसकी हम चर्चा कई बार आपसे करते रहते हैं, उसके बारे में लिखते भी रहते हैं। यहाँ पर ऐसा पाठ है, देखो यहाँ से जेखस आरंभ किया, से मुम किया, प्रिय वसे बदह खच किया, और आत्म माने खश्च यहीं पर दे दिया ना, हाँ ये यहीं दे दिया, और फिर आगे अन्येभ्योपि दृश्यन्ते इसके बाद में दिया, समझे। अब उसके बाद है फिर नेड वसीकृति, वो तो ठीक है विडवरस में, और ये सुप्य जातो निस्ताल छिल्ले पर फिर यहाँ नहीं दिया उन्होंने, मना के बाद। हालांकि औरों में ये मना के बाद है, ये जैसा कि मैंने वहां लिखा। यहाँ पर अब खित्ती अनभ्य से सूत्र दे दिया अकेला, है जो कि खित प्रत्ययों से संबंधित है, ये दे दिया। और जैसा इस संस्करण में है मित्रों,
ठीक है, कि जो आत्ममाने खसचय सूत्र को खस प्रत्यय के साथ ही उद्धृत कर दिया है, ऐसा केवल इसी संस्करण में नहीं, एक मुझे खेमरा श्री कृष्णदास का पुराना संस्करण मिला, जिस पर ज्वाला प्रसाद मिश्र जी ने बड़े ही, ज्वाला प्रसाद मिश्र जी को आप सभी लोग जानते होंगे, तो उन्होंने बड़ी एक अच्छी टीका लिखी है इस संदर्भ में, है लौक सिद्धांत कौमुदी पर। तो और जिन्होंने रामायण का भी, ज्वाला प्रसाद मिश्र जी की रामायण आती है, उसका भी उन्होंने लिखा था। तो उस संस्करण में भी क्या है, ये जे खस है, अरुद मोम है, और प्रिय वज्र देखा जाओ आत्मा माने खस्य को यही दे दिया है। ये ऋणी प्रत्यय वाले प्रकरण में है, सुप्प जातो ऋणिस्ताच्छील्य, उसमें जो मना सूत्र दिया है उसके बाद उद्धृत नहीं कर किया है ना, उसको इन्होंने यही उद्धृत कर दिया है। अब हमारे आगे ये सब पाठ देख करके मन में बड़ी चिंता हुई 1 घंटे तक, क्या माने, कौन से विद्वान की बात सही है, क्या माना जाए। तो जो हमें कई तरीके से चिंतन किया इस पर है, दुतरफा त्रिचरफा चहुतरफा चिंतन किया, तो उससे हम जिस नतीजे पर पहुंचे वो सब आपको निवेदित किए देते हैं। और फिर आप सुधी जन है सभी विचार करिएगा कि ये सूत्र का पाठ कहाँ सही रहता। ठीक है, तो चलिए अब हम एक बार फिर उन्हीं कुछ चीजों को अभी जो दिखाई थी उनको दिखाते हुए अब इस अग्रिम व्याख्या को आपके लिए कहते हैं, थोड़ा सुनिएगा। है, मैं इसको अधिक से अधिक 5 मिनट में पूरा व्याख्यात कर दूंगा, आप लोग चिंता नहीं करें। देखिए मित्रों, अब हम विचार कर लेते हैं कि इसको कहाँ होना चाहिए। हम जाते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के इस गीता प्रेस वाले संस्करण पर, जिस भैमी व्याख्याकार हों या जो और भी तमाम व्याख्याकार हैं, उनका इसी संस्करण के अनुसार पाठ है। यहाँ पर आप ध्यान ये देंगे, यहाँ पर ए जे खस, ये खस प्रत्यय का प्रकरण यहां से हो गया आरंभ। खस प्रत्यय के प्रकरण में ही, ठीक है, इन्होंने खच प्रत्यय भी रखा और खस का प्रकरण ये चला ही रहे हैं। उसके बाद ये सीधा इधर और प्रत्ययों को ले आए, और प्रत्ययों को ले आए का मतलब है ये बीच में मनिप, आपके ये मनिन क्वनिप वनिप और बीच, इन प्रत्ययों का समावेश कर लिया। और ये सब करने के बाद इन्होंने क्विप च के द्वारा क्विप प्रत्यय को बताया, और सुप्प जातो निस्ताद छिल्य से ऋणी प्रत्यय को बताया, मनः द्वारा भी ऋणी प्रत्यय का विधान है। तो फिर एक बार यहां जाकर के आत्ममाने खश्च के द्वारा खच प्रत्यय को बता दिया। तो जिन व्याख्याओं में, जिन संस्करणों में आत्ममाने खश्च, इस खस को यदि यहां उद्धृत कर रहे हैं, कहा प्रिय वसे बदह खच के नीचे, तो ये चलो सही बात है, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि जो भी खित प्रत्यय थे उनको एक जगह रख दिया, यहाँ पर उनका एक प्रकरण हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं पुरुषोत्तम जी, सत्यम जी, प्रकाश जी? ठीक है, समझ रहे हैं ना? जी जी तो यहाँ पर एक जगह रखने से क्या हुआ कि इनको अतः मैं ये सोचा कि उन्होंने एक जगह इसलिए रख दिया कि जो भी खस प्रत्यय है वो सब एक जगह हो जाए, नहीं आगे चल के फिर आएगा वही दूसरी बार। ये सब जान मान करके उन्होंने यहाँ पर ऐसा रख दिया, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये बात तो सही है कि यहाँ पर ऐसा रखने से थोड़ा विधिवत हो जाता है काम, कि जो खस और खच प्रत्यय है वो सब एक जगह हो जाते हैं जिनके खकार की संज्ञा है। लेकिन बात यह है, तो फिर इन्होंने क्यों नहीं ऐसा रखा? ठीक है, अब देखो वरदराजाचार्य जी ने तो जहां रखा होगा ये हमें कैसे पता,
है, उनकी तो कोई पांडुलिपि वो देखे, लेकिन उन्हीं के आधार पर, उनकी पांडुलिपि के आधार पर इतने संस्करण तैयार किए गए। इनमें जब अलग अलग मिला तो अब ये विचार होता है प्रस्तुत के किनका ज्यादा सही मत है। तो अब यहाँ पर अब ये विचार कर लेते हैं कि क्या इन्होंने भैया गीता प्रेसकार और भी बहमी व्याख्याकार ने, इन लोगों ने फिर इसको यहीं क्यों रहने दिया आत्मा ने खच्चा को, अर्थात ऋणी के प्रकरण में ही क्यों रहने दिया। यहाँ पर सुप्पजातो ऋणी से ऋणी का विधान किया गया, इस बात को याद रखना कि इसे ही यहाँ पर क्यों रहने दिया, क्या वो लोग सोचे रही थे। तो सूत्र के अर्थ को देखने से पता चलता है आत्मा ने खच्चा के द्वारा कि इस सूत्र के द्वारा खस प्रत्यय का भी विधान किया जाता है और साथ में ही इसमें च पढ़ा गया है, तो चकार से चात ऋणी प्रत्यय का भी विधान किया जाता है। अतः इसको क्या किया होगा वरदराजाचार्य जी ने कि उन्होंने सोचा कि जब द्विविध विधान है यहाँ पर तो मुझे इसे पढ़ देना चाहिए। कहाँ सुप्पजातो ऋणी इसके प्रकरण में ही खस प्रत्यय को एक बार और पढ़ देना चाहिए, अतः इस सूत्र को यहाँ पढ़ देना चाहिए, तो जिससे खस हो जाएगा और ऋणी की बच्चों को जहाँ जानकारी हो गई तो वो ऋणी भी कर लेंगे और दो रूप वो बना लेंगे, पंडितम मन्य और पंडित मानी, इन दो रूपों की वो सिद्धि भी कर लेंगे। ठीक है, अतः यहाँ पर इन्होंने ऐसा पढ़ दिया। क्यों, ये बात बिल्कुल सही है ना, करेक्ट लग रही है। ठीक है, तो ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा जान करके इन्होंने यहाँ पर आत्मा ने खच्चा को यहाँ पढ़ दिया, तो ठीक है, ये तो बात हो गई। लेकिन अब उन लोगों का क्या कि जिन्होंने इस आत्मा ने खच्चा को वहां पढ़ दिया जहां खस का प्रकरण चल रहा है, ठीक है, तो वो कैसे सब संगत होगा। तो मुझे ये लगा कि वहां पर उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा है, या वरदराजाचार्य जी ने वहां पढ़ा, तो वहां पर क्या करना चाहिए। मुझे यह लगता है कि यदि वो लोग चाहते हैं कि सभी खस मतलब खस प्रत्यय को इकट्ठा कर दिया जाए, अर्थात खित संबंधी कार्यों को एकत्रित कर लिया जाए, तब तो फिर ऐसा करना पड़ेगा भैया, ये आत्ममाने खच्च के साथ साथ खिति अनभ्यस्य सूत्र को भी वहां ले जा करके पढ़ दो। ये भैया मेरा मत है, मतलब मैं जहां तक सोच पाया अपने गुरुजनों की कृपा से कि इस खिति अनभ्यस्य ने क्या बिगाड़ा। क्यों कि खिदंत के परे रहते पूर्व पद को ये भी ह्रस्व करता है, कालिम मन्या जैसे प्रयोग है, जैसे पंडितम मन्या है ऐसे कालिम मन्या, तो अब तो खिति अनभ्यस्य को भी पहले पढ़ देना चाहिए। कहां पर, उनके अनुसार मैं बता रहा हूं कि कहां पढ़ देना चाहिए। तब तो ये प्रिय वसे वध खच, इसके बाद में दो सूत्र पढ़ने चाहिए, एक तो आत्मा ने खच्चा को पढ़ देना चाहिए, खिति अनभ्यस्य को पढ़ देना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि उनको यह सूत्र प्रिय वसवदे खचह से भी थोड़ा पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि खस प्रत्यय को जब करना है तो एक ही साथ करो। उन्हें जो यह सूत्र पढ़ना है फिर आत्मा ने खच्चा, इस सूत्र को एजे खस है, एजे खस इसके बाद ही पढ़ दो, क्योंकि खस खस सब एक साथ हो जाएगा। मुम का विधान खित प्रत्यय में हर जगह होता है तो वो यहाँ हो जाएगा, और खिति अनभ्यस्य को भी यहाँ पर पढ़ दीजिएगा जो कि ह्रस्व करता है। तो या फिर ऐसा पाठ कर लो, वरदराजाचार्य जी होते तो हम तो ये कहते कि ऐसा कर लो। ऐसा करने से हाँ एक दिक्कत जरूर आएगी कि वहां पर ऋणी प्रत्यय का भी विधान किया गया है, चकारात। आप यहाँ देखेंगे मूल में चकारात ऋणी प्रत्यय का विधान किया गया है, जिसका दूसरा रूप बना है पंडित मानी। तो खैर कोई बात नहीं, इसके लिए ये कह दिया जाएगा कि ऋणी प्रत्यय अग्रे वक्ष्यते, उसको वहां पर कर लेंगे। तो ऐसा करने से वो प्रकरण एक साथ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, यदि ऐसा बनाना है तो भैया हम तो साधते हैं,
यदि इन्होंने ऐसा पाठ किया तो इसे ऐसे साधना है, उन्हें किया तो ऐसे साधना है, फिर भी हमें जो ज्यादा अच्छा प्रतीत पाठ होता है वो पाठ यही है कि आप आत्माने खश्च को इस मनः के प्रकरण में ही पढ़ो, है, तो जिससे ये पंडित मानी बनाने में बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन विद्वत जनों की दृष्टि से खस प्रत्यय को, मतलब आत्मा ने खश्च को और कृति अनभ्यस को, यदि प्रकरण डिवाइडेशन की दृष्टि से आप पढ़ना चाहते हो तो इसे पहले पढ़ाओ वहां पर, ये हम कहना चाहते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आई दोनों बातें? तो चलो मित्रों, यही कुछ इससे संबंधित बातें थी। और यहाँ पर अब जो हमने भी जो ये सूत्र उद्धृत किया अपने स्लाइड में, वो भी उन्हीं के अनुसार किया। तो अब हम इसका जो व्याख्यान है अब कल करेंगे यहाँ से आगे। ठीक है जी, आज इतना ही रखते हैं, फिर चलें समापन करते हैं। अब जो और बातें हैं इसको कैसे, अभी जो इसका प्रकरण है उसको आगे फिर हम भी उसी जगह पर कहेंगे। आज यही समापन करते हैं, ठीक है जी। चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। प्रणाम। प्रणाम। हर हर महादेव सभी।